ओम शांति। विज्ञान हमारे जीवन को बहुत सुख शांति आराम से भरपूर करने के लिए बहुत सारे आविष्कार दिन प्रतिदिन करते रहते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा महानाटक, एक वंडरफुल विस्मयकारी आविष्कार था। विज्ञानियों में एक बहुत बड़ी खुशी, एक सफलता उनको मिली जब 20 जुलाई 1975 अमेरिका ने पहली बार मंगल ग्रह में, जिसे हम धरती पुत्र कहते हैं, मंगल ग्रह जो यहाँ से 7,000 लाख किलोमीटर दूरी पर, यानी 2140 माइल, और इस सैटेलाइट को इतनी दूरी को तय करने के लिए 11 महीना लग गया। अमेरिका ने पहली बार मंगल ग्रह में ऐसे सैटेलाइट भेजा, वाइकिंग लैंडर 1। तो इसको $1 बिलियन अमेरिका ने खर्चा किया, और ये भेजने का उद्देश्य था कि हमारे जैसे कोई सहजात ह्यूमन बीइंग मंगल ग्रह में है क्या, इसको ढूंढने के लिए। ये अच्छी बात है कि मनुष्य के मन में एक ज्ञान होना चाहिए, समझ होना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में कहाँ क्या है, क्योंकि हम इस ब्रह्मांड में वो शक्ति है जो हम सब कुछ जानने में, हमारे मन में ही प्रश्न उठता है। कोई और एनिमल्स नहीं है जिसके मन में ऐसा प्रश्न उठे। तो अच्छी बात है, लेकिन आज तक जितने भी सैटेलाइट भेजे हैं, सारे विश्व के बहुत सारे कंट्रीज, भारत ने भी मंगल ग्रह में मानव रहित यान भेजा सफलतापूर्वक। तो आज तक किसी भी साइंटिस्ट को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, नासा को भी नहीं और DRD को भी नहीं, किसी को भी ये सफलता नहीं मिली कि किसी ग्रह में, दूसरे ग्रह में। सबसे पहले तो चांद में भेजा गया, उसके बाद रसिया ने 4 ऐसे अवकाशयान सैटेलाइट वेनस में भेजा, शुक्र ग्रह में भेजा, और उसके बाद बहुत सारे कंट्रीज़ ने तो अब इस दुनिया को, इस फिजिकल वर्ल्ड को, जहाँ तक एटम का विस्तार है वहाँ तक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके बाहर क्या है, इस ब्रह्मांड में कहाँ क्या है, इसको जानने की हमारे मन में प्रश्न उठता है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए हम प्रतिबद्ध हो जाते हैं कि हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, हमारे मनुष्य जीवन में जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उसको हम मनुष्य जीवन के बाहर जा कर के उस समाधान करना चाहते हैं। ये भी एक लॉजिक है, लेकिन कब तक? क्योंकि साइंटिस्ट लोगों का अनुमान है कि इस फिजिकल वर्ल्ड में जहाँ तक परमाणु विद्यमान है, जहाँ तक ग्रह नक्षत्र की उपस्थिति है, वैसे 1 लाख माना लाखों ऐसे ग्रह नक्षत्र है। हम किस किस ग्रह में ढूंढते रहेंगे? तो ये जो वाइकिंग लैंडर 1, जिसमें एक प्रयोगशाला बनाया गया उसको वहाँ रिसर्च करने के लिए, जिसके अंदर एक 30 सेंटीमीटर का एक क्यूबिक बॉक्स है, जिसके अंदर 3 प्रयोगशाला बनाया गया, जैविक प्रयोगशाला। उसके में कंप्यूटर, 43 बल्ब्स है, 22,000 ट्रांजिस्टर, 10,000 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जा, एक 3 मीटर एक ऑटोमेटिक डिगर जो वहाँ के मंगल ग्रह में जाके वो खोद करके वो मिट्टी बॉक्स में डाल सके, एक रेडियो सिग्नल के माध्यम से धरती से इतने दूरी पर वो सारे चीज़ें ऑटोमेटिक वो काम करेगा। कितनी बड़ी सफलता है विज्ञानियों के लिए। ये एरोनॉटिकल साइंटिस्ट और भौतिकविद, चाहे रसायनविद, चाहे जीव विज्ञानियों के लिए और खगोलविद के लिए खास एक बहुत बड़ी सफलता है। ये वंडर है, ये हम सब के लिए भी है, लेकिन अभी तक वो सफलता हमें नहीं मिली है, अर्थात जिस उद्देश्य से उसे भेजा गया। तो 1975 उससे सबसे पहले इटालियन एक खगोलविद जिनका नाम है गियोवार्नी स्चिपारेल्ली, उन्होंने अपने टेलीस्कोप के माध्यम से देखा था ऐसे मंगल ग्रह है। बाद में अमेरिका के एक खगोलविद ने, वो साइंटिस्ट है, उन्होंने पार्सिवल लोवेल, जिन्होंने ये टेलीस्कोप के माध्यम से देखा कि मंगल ग्रह में 500 ऐसे कैनेल्स है, और उसके लिए उन्होंने फिर एक पुस्तक भी प्रकाशित की जिसका नाम था मार्स एज अवॉर्ड ऑफ लाइफ। तो उसमें उन्होंने सारे वर्णन की, जिसको देखते हुए अमेरिका के नासा ने
ये सैटेलाइट बनाया और मंगल ग्रह में भेजा। और उद्देश्य ये था कि मंगल ग्रह में हमारे जैसे कोई सहजाति ह्यूमन बीइंग है क्या, या कोई माइक्रो या मैक्रो लेवल में कोई जीवन का कोई अस्तित्व है क्या मंगल ग्रह में। चांद में तो पहले से ही नहीं मिला, और शुक्र ग्रह में भी नहीं मिला, और मंगल ग्रह में तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि ह्यूमन जो बीइंग है, ये ह्यूमन बॉडी है जो केवल धरती पर ही पॉसिबिलिटी है इसकी, और कहीं भी नहीं मिल सकता। तो $1 बिलियन अमेरिका ने सिर्फ एक सैटेलाइट भेजने के लिए खर्चा किया। तो इसमें हम सबको ये समझ लेना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में इतने लाखों लाखों ग्रह नक्षत्र है, हम कब तक ये रिसर्च करते रहेंगे, कब तक हम ये मेहनत करते रहेंगे? क्या हमारे रिसर्च का कोई अंत नहीं है? द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, अधिसंभवता की जो सिद्धांत है कि अनुसंधान या रिसर्च अनंत काल तक संभव नहीं है, उसके लिए एक टाइम लिमिट भी होता है। मनुष्य का जीवन भी लिमिटेड है। ठीक है, हमारे धरती पर इतनी एनर्जी है कि हम अनंत काल तक हम रिसर्च कर सकते हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि लाखों सैटेलाइट्स, लाखों ऐसे ग्रह नक्षत्र है, कब तक हम कितने ग्रहों में हम ये सब ढूंढते रहेंगे, मानव का अस्तित्व को हम ढूंढते रहेंगे। जबकि हमारे पास बहुत ऑल डायमेंशन हम रिसर्च करते हैं, परंतु हमारे मानव जीवन के चारों ओर जो अनेक समस्याएं हैं, उस समस्याओं को समाधान करने के लिए सिर्फ यही एक दिशा नहीं है, हमें जहाँ पर मेहनत करना है। तो इसमें एक फिलोसफिकल इम्प्लीकेशन भी है कि इतने सब मेहनत करने के बाद भी आज तक कोई जीवन का अस्तित्व कहीं नहीं मिला किसी दूसरे ग्रह में। तो इससे साइंटिस्ट लोगों को समझ लेना चाहिए, ये दार्शनिक विवक्षाएँ हैं, ये फिलोसफिकल इम्प्लीकेशन है कि जब आज तक कहीं नहीं मिला तो हमें अपने अनुसंधान की जो दिशा है दूसरे और कर देना चाहिए। अर्थात हम ये नहीं कह रहे कि अनुसंधान होना नहीं चाहिए दूसरे ग्रह में, हमारे जैसे कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, हम ये नहीं कह रहे। जरूर हमारे मन में ऐसा प्रश्न आया है, उठता है, तो जरूर कोई हमारे जैसे स्वजाति के लोग होंगे दूसरे ग्रहों में, या इस साकार दुनिया के बाहर हो सकता है, तो उसे हमें जानना जरूरी है। तो इसीलिए एक साइंटिस्ट जिसका नाम है, उन्होंने 1937 में सर ऑकलैंड गेड्डे रॉयल मेडिकल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के सामने उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि हम जो रिसर्च करते हैं वो हम आउट ऑफ बॉडी होकर भी हम सारे समस्याओं का समाधान, रिसर्च का जो अनुसंधान का जो हाइपोथेसिस उसका समाधान हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें बॉडी से बाहर जाना होगा। तो वो भी अपने बॉडी से बाहर जा करके अपना अनुभव सुनाया अपने दोस्तों को, और इसीलिए 1977 में नाइक की उपाधि से उनको सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो जानते हैं कि इस फिजिकल वर्ल्ड के बाहर भी कोई दुनिया है जहाँ पर हमारा ह्यूमन बॉडी तो नहीं जा सकते, परंतु हमारे शरीर के अंदर एक थॉट बॉडी है, हमारे पास ही वो एस्ट्रल बॉडी है, एक थॉट बॉडी है, जिस कॉस्मिक बॉडी कहते हैं, हम एंजेलिक बॉडी भी कह सकते हैं। हम वहाँ तक वो पहुँच सकते हैं, इस फिजिकल वर्ल्ड के बाहर हम पहुँच सकते हैं। तो लेकिन वो फिजिकल वर्ल्ड के बाहर हम जाए कैसे, वो हम बताएंगे आपको। तो इसीलिए अनुसंधान जारी रखना जरूरी है, और साथ साथ इस दिशा में भी अनुसंधान होना चाहिए। इसीलिए हम इस टॉपिक को आज आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं। तो ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये जो फिजिकल 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है, ये 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में जहाँ लाइट, मूवमेंट, साउंड और सारे प्रकृति लॉ ऑफ नेचर के जो सारे सिद्धांत हैं वो काम करता है। परंतु ये लॉ ऑफ जो नेचर है, नेचर के बाहर भी जो दुनिया है, और वो दुनिया को हम आज आपको दिखाएंगे, जो कि सुप्रीम साइंटिस्ट, जो डिवाइन, जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, जिससे हमें ये ज्ञान मिला है, जिनसे हमें वो सारे जो दृश्य है, डिवाइन विजन मिला है, थर्ड आई से हमने देखा है, हमारे जैसे लाखों लोगों ने देखा है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, कि ये साकार जो दुनिया है वो साकार दुनिया से परे क्या है, इस दुनिया से परे क्या है, जो हमारे मन में बार बार ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम कहाँ से आए, कौन है हम। यही तो सबसे बड़ा आविष्कार है। सेल्फ रियलाइजेशन इज द बेस्ट रियलाइजेशन कहा जाता है। और दूसरी बात कहा जाता है कि विज्ञान की एक परिसीमा है। विज्ञान तो हमारे मन की रचना है,
और हमारे मन की भी एक लिमिटेशन है। जैसे हम सोचते हैं कि उस पार क्या है, हम अगर मन में ये सोचते हैं कि दुनिया के उस पार क्या है, जिसका कोई लिमिट नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, एंडलेस टाइमलेस ट्रूथ है, कालातीत सत्य है, कि उस दुनिया के पार हम शरीर ले जाकर देख नहीं सकते, जान नहीं सकते हम किसी भी तरीके से, चाहे हम कितना भी प्रयास कर ले। तो इसीलिए हमें इस दुनिया के बाहर उस पार क्या है और कौन है जो हमारे जैसे ही है और हम कौन है, इसको जानना सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है। तो हम एक कॉन्शसनेस एनर्जी, कोई फिजिकल वर्ल्ड के कोई एलिमेंट या पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, टेट्रागन, बोसोन, मेसन, फोटोन, क्वांटम, हेडन, टेकन, जो अनेक प्रकार के पार्टिकल्स है, सूक्ष्म है, हाँ, तो वो नहीं है हम कोई लाइट एनर्जी नहीं है, साउंड एनर्जी भी नहीं है, हम एक कॉन्शसनेस एनर्जी है। तो ये जो फिजिकल डायमेंशन है, इस फिजिकल डायमेंशन से बिल्कुल ही अलग एक डायमेंशन है जिसे हम स्पिरिचुअल डायमेंशन कहते हैं। जब हम उसको समझेंगे, अर्थात जब हम इस फिजिकल बॉडी से हम स्वयं को अलग कर देंगे, क्योंकि ये ब्रेन और बॉडी हमें अपने डायमेंशन को ढक देता है। मेरा एक स्वयं का अस्तित्व है कि मैं एक कॉन्शसनेस एनर्जी हूँ, मैं इस ब्रह्मांड में कहीं भी विचरण कर सकता हूँ, इसीलिए मैं ढूंढ रहा हूँ इस दुनिया के बाहर, इस धरती से बाहर दूर क्या है। हमारे मन में यह प्रश्न आता है, पर उसका उत्तर हमें इस बॉडी से बाहर जाना पड़ेगा। ये बॉडी जहाँ केवल अनेक प्रकार के पॉजिटिव, नेगेटिव, अननेसेसरी, नेसेसरी, टॉक्सिक अनेक प्रकार के थॉट्स उत्पन्न होता है इस ब्रेन में जहाँ हम बैठे हैं। परंतु जब हम इस ब्रेन से आउट होते हैं, बॉडी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, तब हम इस बॉडी और ब्रेन से की जो नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी से मुक्त हो जाते हैं। पॉजिटिव एनर्जी है, हम कॉन्शसनेस एनर्जी है, हम एक प्योर एनर्जी है, हम एक गॉड के संतान है, अमृतस्व पुत्र है। हम वही अमृतस्व पुत्र जो आत्मा, जिसे सोल या रूह कहते हैं, हम इस फिजिकल वर्ल्ड से हम बाहर हमें जाना होगा। तो हम आपको वो दृश्य अभी हम दिखा रहे हैं जो गॉड ने हमें दिखाया है, जो सुप्रीम साइंटिस्ट है। तो वो ये आध्यात्मिक विज्ञान है जिसको आप अभी देख रहे हैं हमारे सामने, और ये 3 वर्ल्ड्स है जिसे केवल गॉड ही हमें दिखा सकते हैं। तो सबसे ऊपर जब आप देख रहे हैं इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, सबसे ऊपर, और उसके नीचे जो बीच में है वाइट कलर है जिसे हम सटल वर्ल्ड कहते हैं, आखिरी दुनिया व फरिश्तों की दुनिया। और ये जो फिजिकल वर्ल्ड है जहाँ हम सब रहते हैं, इस फिजिकल वर्ल्ड ड्रामा स्टेज पर नाटक करने के लिए हम सभी यहाँ पर आए हैं, लेकिन हम वही एक डिवाइन एनर्जी है ऊपर से हम नीचे आए इस धरती पर अभिनय करने के लिए, खेलने के लिए। तो खेलने के लिए जब हम यहाँ आए हैं तो खेलते खेलते हम खुद को भूल जाते हैं और खुदा को भूल जाते हैं। इसीलिए तो ये जो गोल्डन लुमिनस इथार से भरा हुआ ये ब्रह्मलोक है, और उसके बीच में ये जो सबटल वर्ल्ड है, एंजेलिक वर्ल्ड है, जहाँ पर हमारे पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा रहते हैं। वो उनका एक स्वयं प्रकाशमय शरीर है उनका, और उनसे हम संपर्क करते हैं। जब हम उनको याद करते हैं तो हम स्वयं भी एक लाइट प्रकाशमय शरीर बन जाते हैं और उनके पास सेकंड में पहुंच जाते हैं, उनसे बातचीत संपर्क कर सकते हैं। लेकिन साउंड नहीं है वहाँ पर, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है वहाँ, कोई लॉ ऑफ नेचर काम नहीं करता है। वहाँ का जो समझने की शक्ति है, वहाँ की जो बोलचाल है, जैसे हम ब्रह्मा बाबा से बातचीत करते हैं तो हमारी जो भाषा है मन की भाषा है। इसीलिए हमारे पास 2 शक्ति जो ईश्वर ने दिया है, एक है मन जिससे हम सोचते हैं, दूसरा है बुद्धि जिससे हम विजुलाइज करते हैं, डिसाइड करते हैं। ये 2 काम बुद्धि का है। तो हम मन से, हम वो जो थाड़ा ही हमारा बुद्धि है जिससे हम विजुलाइज करते हैं, उस डिवाइन दृश्य को देखते हैं, 3 वर्ल्ड्स को हमने देखा है, और हम ब्रह्मा बाबा के पास पहुंच सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। और सुप्रीम जो सोल है, हमारे जैसे आत्मा का, हम आत्माओं का जो मालिक है, परमात्मा है, सुप्रीम, जिनका नाम शिव है, खुदा है, गॉड है, अल्लाह है। हर धर्म में उनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, सबका मालिक एक है, हम सबका पिता वो शिव है। हम वहाँ पर पहुँच सकते, इस ब्रह्मांड में हम कहीं भी पहुँच सकते हैं जब हम अपने को एक लाइट, एक कॉन्शसनेस एनर्जी समझ लेते। हम अपने मन के गति से विचारण करते हैं इस ब्रह्मांड में। इसीलिए आज हमने ये टॉपिक लिया है कि आज जो इस दुनिया में अनेक प्रकार के समस्याएं हैं,
क्रोध है, गुस्सा है, बदले की भावना है, एक दूसरों को विनाश करने की जो चेतावनी धमकी देते हैं, ये सारे जो मन के विचार है, ये सारे मन के विचारों को ख़त्म कर देंगे यदि आप ये समझ लेते हैं कि आप एक ईश्वर का संतान, एक आत्मा है। ये अभ्यास करना है आपको कि आप कौन है। इसीलिए कहा जाता है स्पिरिचुअलिटी इज द मदर ऑफ साइंस, अर्थात मैं जो आत्मा हूँ, मैं जो माइंड में सोचता हूँ, मेरे मन की रचना ही ये फिजिकल वर्ल्ड के सारे जो विज्ञान की जो सारे आविष्कार हैं। अर्थात हम अपने मन के द्वारा इस ब्रह्मांड में सब जगह विचरण कर सकते हैं। तो हमें इसके लिए शरीर के बाहर जाना होगा, न कि इस धरती के बाहर। सिर्फ ये धरती नहीं, इस फिजिकल वर्ल्ड, सूरज चांद सितारों से परे हमको ऊपर जाना है, सबटल वर्ल्ड में, जहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा हमारा बैठा हुआ है और उनसे हम सारी जानकारी ले सकते हैं। वो ज्ञान की देवता है और ये सूक्ष्म डिवाइन जो लाइट है, लाइट प्रकाशमय शरीर है वो। हाँ, पहले तो धरती पर ही थे वो, फिजिकल बॉडी छोड़ने के बाद उनका ये प्रकाशमय शरीर यहाँ बैठा हुआ है। और उससे भी ऊपर ये ब्रह्मलोक है जहाँ से हम सब आए हैं, जिसे मोक्षधाम, परम धाम, परलोक, सुप्रीम अबोर्ड कहा जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद तो आप सब कुछ जान जाते हैं, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, मन शांत हो जाता है, मन में सारा ज्ञान हो जाता है और सुप्रीम लाइट से हमारा सुप कनेक्शन हो जाता है, जिसे हम राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। तो ये जो 3 वर्ल्ड्स है, ये कोई फिजिकल साइंटिस्ट और इस दुनिया के साइंटिस्ट ने हमें नहीं दिखाया। ये जो साइंटिस्टों का भी साइंटिस्ट है, सबसे बड़ा महान साइंटिस्ट है। हाँ, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शक्ति का सागर, हम सब का मालिक है, हम सब का पिता है, माता पिता है, जो आकर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय बनाया है, ये सारा ज्ञान दे रहे हैं। तो इसलिए आप भी एक आत्मा है, ईश्वर के संतान है। यदि आप अपने मन को शांत करना चाहते, एकाग्र करना चाहते, ईश्वर से मिलना चाहते, तो आप सीधा अपने मन को यहाँ भ्रिकुटी के बीच में एकाग्र कीजिए और वो सुप्रीम लाइट से अपने माइंड को जोड़ दीजिए। उनके बारे में सोचते रहिए, बुद्धि से आप उसको देखते रहिए। और ये डिवाइन टेलीपैथी जिसे हम कहते हैं, अर्थात आपके मन में यदि कोई नेगेटिव विचार नहीं आता है, जब आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, अपने को आप निश्चय कर लेते हैं कि मैं ईश्वर का संतान हूँ, न मैं हिंदू हूँ न मुस्लिम हूँ। अगर आपने सोचा कि आप हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई है, तो ये पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बॉडी तो आपके ह्यूमस है और आप इसमें बैठे एक लाइट है, एक कॉन्शियसनेस एनर्जी है, सोल है, ईश्वर का बच्चा है। और आप जब ऐसे मान लेते हैं तभी आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अगर ये अभ्यास करते हैं तो हमारे अनुसंधान जो हमारे जो है ना, वो समाप्ति हो जाएगा, अर्थात हम सब कुछ जान जाएंगे। ईश्वर जो ज्ञान का सागर है, सर्वज्ञ है, हम भी उन जैसे सारा समस्याओं का समाधान खुद ही कर सकते हैं अपने जीवन में। और उनसे संपर्क करने से हमारे जीवन में अशाश्वत सुख, शांति, आनंद, खुशी, प्रेम, पवित्रता को हम प्राप्त कर सकते हैं। इस धरती को हम सब मिल करके स्वर्ग बना सकते हैं। हम स्वयं एक डिवाइन जो है ना देवता, हम जो ब्रह्मा जैसे बन सकते हैं, नर नारायण, नारी लक्ष्मी बन सकते हैं। जीवन की कोई भी समस्या का समाधान आप खुद कर सकते हैं यदि आप अपने सुप्रीम परमात्मा को अपने मन में उनके बारे में सोचते हैं, बुद्धि से आप उसे देखते हैं। ओम शांति।